हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी बीपीएससी टीचर 4.0 न्यू वैकेंसी 2025 के लिए केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यानी आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, और सुचालक का मतलब होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। और एक हमारा अर्धचालक होता है जो समान अवस्था में कुचालक होता है, लेकिन आप अगर उसमें कुछ मिला दे रहे हैं तो क्या बनता है, सुचालक बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए नमकीन पानी, ऑप्शन नंबर बी संतरे का रस, ऑप्शन नंबर सी नींबू का रस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से कोई नहीं जो है ऑप्शन क्या है, सही है। क्यों नहीं सही है तो इसको हम लोग देख सकते हैं। नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, विद्युत का क्या करता है, संचालन। ठीक है, आगे विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है। तो विलेय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलेय की सांद्रता और विलयन की सांद्रता। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। डी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। विलयन की सांद्रता इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय या विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या होता है। तो नायलॉन होता है, टेरिलीन होता है, ट्वीड होता है और केवलर होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवलर। केवलर इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। बुलेट प्रूफ बनने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर केवलर है। यह कृत्रिम रूप से रेशा होता है। यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूह के पैराफेनिलीन समूह द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है। आइसो ऑक्टेन, नियो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी जो है इनमें से जो कोई ऑप्शन नहीं सही है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोलियम जितना अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी अधिक होती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या शून्य होती है। अतः विकल्प इसमें क्या है, ई जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे। आगे हमारा प्रश्न है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। सुपोषण, जैव आवर्धन, ऑप्शन नंबर सी जैव संचय, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जैव आवर्धन इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। इसको देख सकते हैं। क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनियमितीकरण, प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय जैव आवर्धन की प्रमुख कारण है। और वैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व और औद्योगिक गतिविधियाँ आदि जो है उसमें शामिल है। ठीक है, आगे। आगे हमारा प्रश्न है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को
रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में इसको जानते हैं? जैविक आवर्धन, रूपात्मक आवर्धन, तापजन्य आवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, जैविक आवर्धन के रूप में इसको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं तो इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। प्रत्येक उच्च पोषीय स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषीय स्तर के जीवों में क्या होते हैं? चले जाते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि कोलीफॉर्म क्या होता है? प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित जो बैक्टीरिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोलीफॉर्म के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग चाहेंगे देख भी सकते हैं। देख प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाते हैं जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भूसतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? तो जिंक टिन की तुलना में महंगा होता है, टिन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जो टिन की तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, जिससे ये रिएक्शन करके आदमी को मौत भी कर सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं डिस्कस, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ती होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। यह भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड से प्रतिक्रिया करके भोजन को क्या करता है? विषाक्त बना देता है। ठीक है, जिससे खाने वाला भोजन नहीं रहता। आगे हम लोग इसका प्रश्न ले सकते हैं फ्रेंड्स, पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? नाभिक से होता है, एंजाइम से होता है, कोशिका भित्ति से होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उपयुक्त में से इसका ई जो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ई, ई इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी कोशिका भित्ति से हम लोग क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि पौधे और पशु में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। पौधे यानी पादप, पशु यानी जंतु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होता है। यह भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और यह क्या होती है? तो पारगम्य होती है। यह क्या होती है? पारगम्य होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होते हैं? तो 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 मिनट में कितना जीवाणु बनेगा? 16, 8, 64 और 256, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, डी इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी 256 जो है 2 घंटे में जो है मतलब उत्पन्न होगा, निर्मित होगा। ठीक है, इसको हम लोग देख भी सकते हैं फ्रेंड। इसका डिस्कस, जीवाणु कोशिका 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होती है। 120 मिनट में जीवाणु कोशिकाओं में 256 जीवाणु क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ए इसका क्या है? राइट ऑप्शन है। यानी एक जोड़ा जो होता है गुणसूत्रों की क्या होती है? संख्या होती है। मानव जो मनुष्य के लिंग निर्धारण में होता है, एक गुणसूत्रों की संख्या होती है, एक जोड़ा होता है। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला और पुरुष में समान होता है, जबकि 23वें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष और महिला में दोनों अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में उदाहरण जैसे गुर्दे की कोशिका में एक जोड़ी अथवा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आगे
आगे हमारा प्रश्न है, गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्था होती है, चक्रीय होती है, विसरित होती है, रैखिक होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, रैखिक जो इसका क्या है, ऑप्शन इसका सही होता है। इसमें हम लोग इसका डिस्कस भी दे सकते हैं। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन का एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। डीएनए के अलावा गुणसूत्र में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो क्या करते हैं, तो जीन के कार्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है कि mRNA जिसको मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआती से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबो न्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबो न्यूक्लिक एसिड, नमोनिक राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका क्या है, ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस भी दे सकते हैं। mRNA एक का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण की एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है प्लेटलेट, लिम्फोसाइट, आरबीसी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लिम्फोसाइट जो है इसका क्या है, ऑप्शन इसका सही है। इसको हम लोग देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। लिम्फोसाइट जो होता है, लिम्फोसाइट क्या होता है, तो एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फो में क्या होता है, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, ब्रायोफाइटों में बीजाणु मृत मातृ कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, क्या होती हैं, तो द्विगुणित होती हैं। क्यों होती हैं, तो इसको देख सकते हैं। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती हैं और बीजाणु अगुणित होते हैं। ब्रायोफाइटा पौधों का एक समूह होता है जिसमें संवहनी वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हेबिटोकोप्सिड जिसको लीवरवार्ट्स के नाम से जानते हैं, एंथ्रोसेटोसिटा जिसको हार्नवार्ट्स के नाम से जानते हैं और ब्रायोपिस्टा जिसको मासिस के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा अम्ल का, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ऊर्जा उत्पादन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत ग्लूकोज लेना पड़ेगा। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है और यह क्या होती है, तो जल में घुलनशील होता है। इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। क्या होता है, मीठा। ठीक है, आगे डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? क्रोमोसोम्स, आरएनए, जीन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी डीएनए का जो जीन होता है ये क्या करता है, तो प्रोटीन का सूचना देता है। ठीक है, कैसे देता है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका डिस्कस भी देख सकते हैं पूरा। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आंख का रंग इत्यादि। ठीक है, आगे आगे हमारा प्रश्न है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित्र ग्लाइकोजन के रूप में होता है पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, प्रोटीन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ए इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी जो हमारा पॉलीसेकेराइड होता है
वो क्या करता है, तो ग्लाइकोजन को क्या करता है, यकृत और मांसपेशियों के लिए ग्लाइकोजन का यही रूप होता है जिसका नाम क्या है, तो पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जिसको हम लोग बहुल शर्करा के नाम से इसको जानते हैं। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड बहुल शर्करा है जो ग्लूकोज के कई अणुओं को आपस में जुड़ने से बनता है। ये जानवरों, कवक, बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा, जिसको संचित ऊर्जा के रूप में क्या करता है, तो ये प्रयोग करता है, प्रयोग में आता है, ठीक है। आगे, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होता है। ऊर्जा स्रावित होती है और यह एडीपी के रूप में भंडारित होती है। ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ऊर्जा कभी प्रसारित नहीं होती है। और सी इसका ऑप्शन है, ऊर्जा स्रावित होती है और यह एटीपी के रूप में भंडारित होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, इसको देख सकते हैं। भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल होता है। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया में इस समीकरण को दर्शाया जाता है C6H12O6 और इससे ऑक्सीजन से विक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी की जो है 38 अणु प्राप्त होते हैं, जिसमें से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका नाम क्या है, तो 673 किलो कैलोरी, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। एंजाइम जो हमारे मुंह में क्या होते हैं, भोजन के साथ मिलती हैं। एंजाइम जो होते हैं जो हमारे भोजन के साथ मिलती हैं हमारे मुंह में, कौन होता है, तो पेप्सिन होता है, पेरोक्सीडेस होता है, एमाइलेज होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। एमाइलेज वो एंजाइम होता है जो हमारे क्या होता है, भोजन के रूप में मिश्रित होता है। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के रूप में के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियों एमाइलेज एंजाइम की स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होकर एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला यह क्या होता है, तो पहला एंजाइम होता है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। थायमीन, कोबालामीन, नियासिन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। कोबालामीन जो होता है इसका क्या है, रासायनिक नाम होता है, इसको हम लोग देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। विटामिन एक प्रकार की अति महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य और तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाले बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील जो हमारा BC है, और वसा में घुलनशील कौन विटामिन है, तो A, D, E, K यानी 4 विटामिन जो होते हैं वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। वसा में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। कुछ विटामिन हैं उनका जो रासायनिक नाम देख सकते हैं, कुछ विटामिन उनके रासायनिक नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो पहला हमारा है विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 का क्या होता है, तो थायमीन होता है। विटामिन B2 का क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन 6 का क्या होता है, तो पायरिडिक्सिन होता है। विटामिन B12 का क्या होता है, तो साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन C की बात करेंगे तो इसका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और विटामिन D की बात करेंगे तो इसका जो होता है क्या होता है, तो क्या होता है इसका, विटामिन D का कितना होता है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन E का टोकोफेरॉल। और विटामिन E का K का क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, क्योंकि BPSC बार बार कुछ कुछ प्रश्नों को जो है रिवीजन करता है, ठीक है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स बढ़िया से। बाकी आप समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।